ये है एकेडमी ऑफ सोशल स्टडीज। मैं हूँ पीसी यादव। मित्रों, आज हम हिंदी व्याकरण से संबंधित वीडियो लेकर आए हैं। जो हिंदी व्याकरण है, वैसे जिस स्तर का वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे वो स्तर है जूनियर लेवल का, यानी क्लास 6 से क्लास 8 तक के बच्चों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के बच्चे अगर हमारे द्वारा जो वीडियो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा हिंदी व्याकरण से संबंधित, अगर आपने इसको शुरू से लेकर के अंत तक सभी वीडियो को पूरी तरह देख लिया तो आपका जो भाषा, जो हिंदी भाषा है, उससे संबंधित जो व्याकरण की त्रुटियां हो जाती हैं, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाता है, वो सुधर जाएगा। और किसी भी भाषा को सही ढंग से समझने का जो बेहतरीन तरीका है उसके व्याकरण को समझना। यानी जब तक किसी भाषा के व्याकरण को आप नहीं समझ पाएंगे, उसके ग्रामर को नहीं समझ पाएंगे, तब तक उस भाषा में जो आपकी दक्षता होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं। भाषा क्या है, लिपि क्या है, बोली क्या है और व्याकरण क्या है। इन 4 टॉपिकों को आपको हम एक छोटे से वीडियो में उपलब्ध करा रहे हैं। वैसे ये वीडियो हमने बताया ये क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक के बच्चों के लिए है, लेकिन ये वीडियो सभी के लिए है, क्योंकि कोई भी जो परीक्षाएं होती हैं, चाहे जिस स्तर की परीक्षाएं होती हैं, वहाँ व्याकरण से संबंधित, हिंदी भाषा से संबंधित बहुतायत मात्रा में प्रश्न पूछे जाते हैं। और वो जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो बिल्कुल समान स्तर के होते हैं। और समान स्तर का भी जब हमको ज्ञान नहीं रहता तो हिंदी भाषा में हम पिछड़ जाते हैं। इससे हमारे जो स्कोर होने चाहिए परीक्षाओं में वो नहीं हो पाते हैं। तो बिल्कुल सरल भाषा में, एकदम साधारण तरीके से आपको हम हिंदी व्याकरण की यात्रा पर लेके चलते हैं। तो यहाँ देखिए, अगर हम ये चित्र के माध्यम से भी समझाया गया है तो नेहा ने माँ से कहा, माँ दीदी ने पत्र में कितनी सुंदर कविता लिखी है। नेहा ने माँ से कहा, नेहा ने किससे कहा? माँ से। माँ दीदी ने पत्र में कितनी सुंदर कविता लिखी है। माँ ने कहा, अच्छा जरा पढ़कर तो सुनाओ। नेहा ने कविता पढ़कर सुनाई। तो इन वाक्यों से पता चलता है कि नेहा की दीदी ने लिखकर अपने विचारों को बताया। यानी जो लेटर लिखा, जो पत्र लिखा, कौन? नेहा की दीदी ने। नेहा की दीदी ने लिख करके विचारों को बताया, जो उसके अंदर विचार थे उन विचारों को लिपिबद्ध किया, लिखा। और नेहा ने पत्र से पढ़कर अपनी माँ को कविता सुनाई। तो नेहा ने उसको पढ़ा और पढ़ करके किसको सुनाया? अपनी माँ को सुनाया। तो विचारों का यह आदान प्रदान क्या कहलाता है? भाषा कहलाती है। जो विचारों का आदान प्रदान है ये क्या कहलाता है? भाषा। तो विचारों का आदान प्रदान जो हम कहेंगे, आप सुनेंगे, या आप जो कहेंगे हम सुनेंगे और उसको समझेंगे, इसी को कहते हैं भाषा, इसी को कहते हैं लैंग्वेज। इसको अगर हम मानकीकृत तरीके से समझें तो भाषा ऐसा समर्थ साधन है, भाषा ऐसा समर्थ साधन है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने भावों और विचारों को प्रकट करता है, या अपने भावों और विचारों को प्रकट कर सकता है और दूसरे के विचारों को समझ सकता है। तो भाषा कैसा है? भाषा एक समर्थ साधन है, ऐसा समर्थ साधन है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने भावों, माने उसके मन में क्या चल रहा है, अपने भावों को, विचारों को प्रकट कर सकता है, यानी व्यक्त कर सकता है, और दूसरे के जो विचार हैं उनको समझ सकता है। तो भाषा के रूप अगर देखें तो भाषा के 2 रूप हैं। भाषा के कितने रूप हैं? 2 रूप हैं। एक है लिखित और दूसरा है मौखिक। यानी एक है मौखिक, दूसरा है लिखित। अगर हम मौखिक भाषा की बात करें, हम जब बोलकर अपनी बात दूसरे को समझाते हैं तो उसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। जैसे जब हम बोलते हैं क्लास में, जैसे बोल रहे हैं क्लास में, जब हम बोलते हैं तो जो बच्चे सुनते हैं वहाँ बैठे लोग, तो उनको हम मौखिक तरीके से बताते हैं, उसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। जब हम बोलकर अपनी बात दूसरे को समझाते हैं, आम तौर पर जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो हम मौखिक ही बोलते हैं।
तो उस दूसरे को समझाते हैं, उस संवाद के रूप में हो सकता है, वार्तालाप के रूप में हो सकता है, भाषण आदि के रूप में हो सकता है। ये सब भाषा के मौखिक रूप हैं। तो मौखिक रूप समझ गए होंगे, जैसे जब हम कोई किसी से बातचीत करते हैं, संवाद करते हैं, वार्तालाप करते हैं या भाषण देते हैं, तो ये सब भाषा के मौखिक रूप हैं। अगर हम लिखित रूप की बात करें तो लिखित रूप में जब हम लिखकर अपने विचार दूसरे तक पहुंचाते हैं तो उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। यानी जैसे कब कोई विचार हमें हमारे मन मस्तिष्क में आया और उसको हम मौखिक ना कहकर उसको लिखित रूप में कहते हैं। यानी कोई जैसे लेटर लिख दिए, मतलब कोई किताब लिख दिए, तो जब कोई उसको पढ़ेगा तो हमने तो उसको लिखित रूप में किया ना। तो भाषा का यह रूप अस्थायी होता है। समाचार पत्र, पत्रिकाएं, साहित्य, धर्म ग्रंथ आदि भाषा के लिखित रूप हैं। जैसे घर में दादा हैं, बाबा हैं, रामचरितमानस पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, तो ये जो ग्रंथ हैं ये लिखित हैं और तब के लिखित हैं जब हम लोग थे नहीं। तो उस समय जो लिखित रूप में था वो अस्थायी है। आज उसको हम पढ़कर समझते हैं, महसूस होता है कि उस समय का जीवन कैसा था, उस समय के लोग कैसे थे। तो इस प्रकार की जो भाषा है वो लिखित भाषा कहलाती है। इसमें थोड़ा स्पेशल देख लें, विशेष क्या है। सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना। सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना भाषा के 4 कौशल हैं। भाषा के कितने कौशल हैं बेटा? 4 कौशल हैं। यहाँ सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना ये लिखा है। इसको अगर संक्षेप में समझें, ट्रिक के माध्यम से याद करें तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। सु बो पली, सुबोपली, सुबोपली। सुबोपल का मतलब यह है, सु माने सुनना, बो माने बोलना, पा माने पढ़ना, ली माने लिखना। यानी जो भाषा का जो कौशल हैं ये मुख्यतः ये चीज़ 4 कौशल हैं। पहले बच्चा सुनता है, तब वो बोलता है, बोलने के बाद पढ़ता है, अंत में लिखता है। तो अगर इन 4 कौशलों को हम क्रमबद्ध तरीके से ही अध्ययन करें तो हमें भाषा पर जो हमारी पकड़ होनी चाहिए वो अच्छी होगी। किसी छोटे बच्चे को जब हम पढ़ाते हैं तो पहले हमें लिखना नहीं सिखाना है, पहले हम सुनाएं। यानी उसको हम कुछ सुनाएं, वो सुनेगा, फिर वह बोलेगा। जो हम सुनाएंगे उसी में से कुछ पूछेंगे तो वो बोलेगा कि हमने ये सुना। फिर पढ़ेगा, फिर पढ़ने की जो कला है उसके अंदर आएगी, अंत में लिखने की प्रक्रिया आएगी। तो इस प्रकार जो भाषा के 4 कौशल हैं, सु बो पल है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। भाषा का मौखिक रूप अस्थायी तथा लिखित रूप अस्थायी होता है। तो मौखिक रूप कैसा होता है? अस्थायी यानी टेम्परेरी होता है, और लिखित अस्थायी यानी परमानेंट होता है। संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी है, अंग्रेजी है, जर्मन भाषा है, जापानी है, फ्रांसीसी है, उर्दू है आदि कुछ ऐसी प्रमुख भाषाएं हैं जो संसार में बोली जाती हैं। अगर हम देखें भारतीय संविधान में जो स्वीकृत भाषाएं हैं, जानते हैं कि हमारा संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। जो हमारी शासन व्यवस्था है उस संविधान पर आधारित है। संविधान से इतर शासन व्यवस्था नहीं चल सकती। तो भारतीय संविधान में एक कुछ अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में कुछ अनुसूचियां हैं, कुल मिला के 12 अनुसूचियां हैं। उसमें जो 8वीं अनुसूची है, कौन सी सूची? 8वीं अनुसूची है, उसमें भाषाओं के बारे में वर्णन किया गया है। तो इसमें जो संविधान में जो भाषाएं हैं उसमें अगर भाषाओं पर नज़र डालें तो असमिया, कश्मीरी, उर्दू, बांग्ला, कोंकणी, उड़िया, बोडो, मैथिली, पंजाबी, डोगरी, मलयालम, संस्कृत, गुजराती, मणिपुरी, संथाली, हिंदी, मराठी, सिंधी, कन्नड़, नेपाली, तमिल, तेलुगु। अगर इन भाषाओं में अगर देखें तो कुल कितनी भाषाएं हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21, 22। इस प्रकार कुल 22 भाषाएं भारतीय संविधान में वर्णित हैं। इन भाषाओं में अगर देखें तो एक भाषा नहीं दिखाई दे रही होगी, वो है अंग्रेजी भाषा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, पूछा जा सकता है आपसे कि भारतीय संविधान में जो 8वीं अनुसूची में भाषाएं डाली गई हैं वो कौन सी भाषा है जो इसमें नहीं है, तो वो है अंग्रेजी भाषा। स्पेशल अगर देख लें विशेष क्या है, हिंदी हमारी राजभाषा व संपर्क भाषा है। हिंदी हमारी कैसी भाषा है? राजभाषा है। ध्यान देंगे, राष्ट्रभाषा जैसा शब्द संविधान में नहीं लिखा गया है। कभी कभी कोई पूछ लेता है कि हमारी राष्ट्रभाषा क्या है, तो राष्ट्रभाषा में हम उत्तर दे देते हैं कि हिंदी है, जबकि राष्ट्रभाषा के रूप में इसका कहीं वर्णन नहीं किया गया है। सही जो प्रश्न होना चाहिए, प्रश्न ये होना चाहिए कि राजभाषा हमारी क्या है, तो राजभाषा हमारी हिंदी है और ये संपर्क भाषा भी है। 14 सितंबर सन 1949 को इसे राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। तो आपको ये बताने के लिए ये तथ्य है कि 14 सितंबर सन 1949 को भारतीय संविधान द्वारा इसे राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस जो 14 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है वो किस लिए मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन यानी 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा इसे राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस। ध्यान देंगे, जो हिंदी दिवस है यानी हमारे देश में जो हिंदी दिवस मनाया जाता है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है, और जबकि विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। दोनों में अंतर समझ लेंगे। विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी दूसरा स्थान रखती है। अब बोली की चर्चा कर लेते हैं। बोली क्या है? कभी कभी लोग कहते हैं कि इनकी बोली बड़ी ख़राब है। तो बोली है क्या? जैसे कबीरदास ने कहा कि बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जान, है ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आने। तो यहाँ बोली क्या है? सीमित क्षेत्र में प्रचलित भाषा के रूप में बोली कहते हैं। अगर एक सीमित क्षेत्र में जो प्रचलित भाषा होती है आम तौर पर समाज में, उसे बोली कहते हैं। भाषा और बोली में अंतर होता है, दोनों में आप अंतर समझें। भाषा अलग होती है और बोली अलग होती है। बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप है, इसलिए इसका अपना साहित्य और व्याकरण नहीं होता। अब आप समझ गए होंगे कि जो बोली होती है उस एक क्षेत्रीय स्तर की होती है, एक कोई विशेष क्षेत्र में बोली जाती है, इसलिए उसका न तो कोई साहित्य होता है न तो व्याकरण होता है। ब्रज जैसे ब्रज, अवधी और खड़ी बोली में साहित्य रचना हुई थी, लेकिन कुछ बोलियां ऐसी हैं जिसमें साहित्यिक रचना भी हुई है, जैसे ब्रज है, अवधी है। रामचरितमानस कैसा है? अवधी है। परंतु आगे चलकर केवल खड़ी बोली ही वर्तमान हिंदी भाषा का रूप ले पाई। शुरू में तो ब्रज भाषा, अवधी आदि भाषाओं में भी साहित्यिक ग्रंथ लिखे गए, लेकिन अब धीरे धीरे आगे चलकर क्या हुआ, जो खड़ी बोली है, जो हम प्रयोग करते हैं क्लास में, स्कूल में, आमतौर पर किसी से मिलने पर, तो हम जो हिंदी की खड़ी भाषा है उसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम आपके साथ वार्तालाप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, ऐसी ही भाषा खड़ी भाषा के रूप में जानी जाती है। अब अगर हम लिपि की चर्चा करें तो भाषा को विकसित रूप प्रदान करने के लिए निर्धारित चिन्हों को लिपि कहते हैं। इसको कहते हैं, ध्यान देंगे बेटा, भाषा को विकसित रूप प्रदान करने के लिए निर्धारित चिन्हों को लिपि कहते हैं। विश्व की समस्त भाषाओं को अलग अलग लिपियाँ होती हैं। जो विश्व में भाषाएं हैं, भाई बहुत भाषाएं हैं, उन सभी भाषाओं की अलग अलग लिपि होती है। अब लिपि को अगर सरल तरीके से समझें, जैसे आप कभी यात्रा करते हैं मम्मी के साथ, पापा के साथ, जब यात्रा में जाती हैं तो सड़क के किनारे आप देखते होंगे पत्थर गड़े होते हैं। पत्थर में लिखा होता है कि वो जहाँ आप जा रहे हैं आगे जो स्थान वो रोड गई है उस पर लिखा होता है कि इतना किलोमीटर दूर है। तो वो जो लिखा है वो लिपिबद्ध है, यानी लिपियों में लिखा गया, तभी तो आप उसको पहचान रहे हैं। जैसे मानो कहीं आगे पुल बना है या रेलवे लाइन क्रॉसिंग है, तो आपको क्रॉसिंग के पहले, पुल के पहले एक संकेत छपा होता है, बोर्ड छोटा सा लगा होता है, उसमें संकेत लगा होता है। जैसे अगर हम रेलवे फाटक की बात करें तो रेलवे पटरी ऐसी छपी होती है, ऐसी, देखिए ऐसी छपी होती है,
ऐसी छपी होती है। इसका मतलब क्या है, आगे रेलवे पटरी है। अगर कहीं देखो जैसे पुल है तो पुल के लिए संकेत कैसे बनता है, ऐसे, यानी आगे क्या है, पुल है। कभी देखते हैं आगे स्कूल है तो स्कूल के पहले लिखा रहता है सावधान आगे स्कूल है, या एक कोई बच्चा बना होता है, बैग टांगा रहता है और वह दौड़ता रहता है उसी चित्र में। तो इससे संकेत क्या मिलता है, संकेत ये मिलता है कि आगे स्कूल है। तो ऐसी ही भाषाओं को पहचानने के लिए लिपि बनाई गई जिससे हम उस भाषा को समझ सकें, तो यही है लिपि। तो अब आप समझ गए होंगे कि भाषा को विकसित रूप प्रदान करने के लिए निर्धारित चिन्हों को लिपि कहते हैं। विश्व की समस्त भाषाओं की अलग अलग लिपियां होती हैं। अब लिपियां देख लें, जैसे हिंदी की क्या है, हिंदी की देवनागरी है। हिंदी की क्या है, देवनागरी। जो हमारी भाषा है हिंदी, उसकी लिपि क्या है, देवनागरी है। संस्कृत की भी देवनागरी है, ध्यान देंगे, हिंदी और संस्कृत की दोनों की जो लिपियां हैं देवनागरी हैं। बांग्ला की बांग्ला है, तमिल की तमिल है, अंग्रेजी की रोमन है। जो अंग्रेजी भाषा है उसकी लिपि क्या है, रोमन है। तेलुगु की लिपि क्या है, मलयालम है। ध्यान देंगे, इसकी लिपि तेलुगु नहीं है, मलयालम है। पंजाबी की गुरमुखी है, उर्दू की फारसी है। तो ऐसी ही जो भाषाएं हैं उन भाषाओं की अपनी अलग अलग लिपियां हैं। तो आप इसको याद रखें कि किस भाषा की कौन सी लिपि है। भारत की अधिकांश भाषाओं की लिपियों का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। पहले अति प्राचीन काल में जब हिंदी भाषा का विकास नहीं हुआ था तब ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि का विकास हुआ था। उस समय प्राकृत भाषा बोली जाती थी। तो आज तो हम लोग हिंदी बोलते हैं, तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। लेकिन अधिकांश जो भाषाएं भारत में बोली जाती हैं उनका जो विकास है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। किससे हुआ है, ब्राह्मी लिपि से हुआ है। आगे अगर देख लें तो व्याकरण क्या है, अभी आपने भाषा समझा, बोली समझा, लिपि समझा। अब आगे देखते हैं व्याकरण। व्याकरण है क्या, तो व्याकरण शब्द वी धन आ धन करण से योग से बना है। यानी वी धन बड़ा आ धन करण के योग से बना है, जिसका अर्थ है भली भांति समझना। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जब किसी भाषा को हम शुद्ध रूप से जानेंगे, समझेंगे, वो तब तक नहीं जान सकते जब तक उस भाषा का व्याकरण, उस भाषा का ग्रामर हमें नहीं आएगा। तो इसके लिए किसी भाषा को समझना है तो सबसे पहले उसके ग्रामर को समझना होगा। व्याकरण के अंग क्या हैं, व्याकरण के अगर देखें तो 4 अंग इसमें दिए गए हैं। कौन कौन है, एक है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा है वाक्य विचार, चौथा है पद विचार। तो व्याकरण के कितने अंग हैं, 4 अंग हैं। 4 प्रमुख अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, पद विचार। तो इस प्रकार अब आप यहाँ तक ये समझे होंगे सामान्य तरीके से कि व्याकरण क्या है, व्याकरण के कितने अंग हैं। तो इस प्रकार आज की जो क्लास थी उसमें हमने सीखा क्या, ये हमने सीखा कि भाषा विचार विनिमय का साधन है। भाषा कैसा है, विचार विनिमय का साधन है। भाषा का मौखिक रूप अस्थायी और लिखित रूप अस्थायी होता है। भाषा का जो मौखिक रूप है अस्थायी और लिखित रूप अस्थायी होता है। हिंदी हमारे देश की कौन सी भाषा है, राजभाषा है। ध्यान देंगे, राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। और व्याकरण के 4 अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार व पद विचार। तो इस प्रकार आज का जो वीडियो था हिंदी भाषा के संबंधित जो व्याकरण है, आपको कैसा लगा, आपको उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको नहीं समझ में आता है तो 1-2 बार फिर से इसको सुने, समझें और ज़रूरत पड़ने पर आप अपनी पुस्तिका में इसको उतार सकते हैं। और जब उतार लेंगे तो आपको याद करने में भी सरलता रहेगी। तो इस प्रकार आपको हिंदी व्याकरण से संबंधित जानकारी हो जाएगी। तो ऐसे ही जो अगला अध्याय होगा व्याकरण से संबंधित लेकर जल्दी ही फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।